नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार की योजनाओं का चाहिए लाभ तो फैमिली आईडी में फटाफट निपटाएं ये काम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मिलेंगे स्टेशन। जिला आयुष सोसाइटी भिवानी में आई योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती, जानिए कैसे होगा सिलेक्शन। हरियाणा के बिजली मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, सभी गांव की होगी सोलर मैपिंग। हरियाणा में राशन डिपो धारकों के लिए बड़ी खबर, कमीशन को लेकर सरकार ने सुनाई खुशखबरी। गुरुग्राम की इफ्को चौक पर सड़क पार करना होगा अब आसान, सबवे खुलने का इंतजार होगा खत्म। सीटेट 2024 एडमिट कार्ड हुए जारी, सीटेट परीक्षा 14 और 15 दिसंबर 2024 को होने जा रही है आयोजित। हरियाणा में नई सरकार के 2 महीने पूरे, बताएंगे कब होने जा रहा है CET एग्जाम। अब ATM से सीधे निकाल पाएंगे PF का पैसा, सरकार ने बताया कब से मिलने जा रही है ये सुविधा। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन तेज, आमरण अनशन 7वें दिन जारी, डल्लेवाल ने PM के नाम लिखा पत्र। और हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू, इन रेटों पर हो रही है जमीनों की रजिस्ट्री, देखिए कितनी हुई बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। जब से पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है तब से इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। यहाँ ठंड के कारण दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। दिन और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 16 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके तीसरे दिन पारे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। इस ठंड के सीजन में यह सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले औसत तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा था। प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, रोहतक में 15 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड का आलम यह है कि देश के सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में प्रदेश के 3 जिले शामिल हो चुके हैं, जिनमें हिसार, भिवानी और करनाल शामिल हैं। यहाँ तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन में 19 डिग्री तापमान के साथ रोहतक सबसे ज्यादा ठंडा रहा। जिला आयुष समिति भिवानी द्वारा योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर होने जा रही है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स धारक होने चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में राशन डिपो धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर ने बताया कि डिपो धारकों के लिए 90 करोड़ रुपए की कमीशन राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द ही डिपो संचालकों को उनका कमीशन भी दिया जाएगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। राशन डिपो की बात करें तो इनकी संख्या का आंकड़ा 9434 है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का कहना है कि हमारी सरकार राशन वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि गड़बड़ी की शिकायत मिले तो डिपो धारक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि लोगों को राशन वितरण की सूचना देने के लिए गाँव में मुनादी करवाने का भी फैसला लिया गया है। तो साथ ही डिपो के भीतर CCTV कैमरे लगवाने की भी योजना है ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से चलती रहे। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दिनों में सुबह और शाम 2 बार राशन डिपो पर राशन वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने से वह प्रदेश भर के राशन डिपो पर औचक निरीक्षण करने वाले हैं। इस दौरान देखा जाएगा कि राशन डिपो की व्यवस्था दुरुस्त चल रही है या फिर नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटेट दिसंबर परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सीटेट 2024 दिसंबर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से अपने हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CBSE द्वारा सीटेट दिसंबर परीक्षा 2024 का आयोजन 14 और 15 दिसंबर को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा शीट स्लिप पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। अब इसके एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें अपने साथ इस सीटेट एडमिट कार्ड को साथ ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक वैलिड ID प्रूफ भी अपने साथ लेकर जाना आवश्यक होगा।
हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार सत्ता में आई है। बीजेपी पार्टी के फिर से सरकार बनाने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही बना हुआ था। इस सरकार ने नौकरियां देने का माहौल बनाया और इसके चलते प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में भाजपा सरकार आई। भाजपा की सरकार पहले 2 माह बीतने को है, लेकिन अब तक न तो सरकार कच्ची भर्तियों को लेकर और न ही पक्की भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर पाई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए नौकरियां तो जरूर निकाली गई है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से आर्थिक सामाजिक अंक और अनुभव के अंक देने पर रोक लगाने से ये भर्तियां भी ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी प्रकार ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तैयारियां काफी सुस्त चल रही हैं। यहाँ पर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद CET पॉलिसी में संशोधन होना अभी बाकी है, मगर अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में CET परीक्षा कब होगी यह भी तय नहीं है। लगभग 13 लाख युवाओं को CET की परीक्षा का इंतजार है। जल्द ही CET की परीक्षा लेने का आश्वासन दिया जा रहा था। इसके बावजूद नई सरकार के गठन के 2 महीने बाद भी CET को लेकर कोई ठोस तैयारी अभी तक नजर नहीं आ रही है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह का कहना है कि CET परीक्षा को लेकर काम चल रहा है। CET पॉलिसी में संशोधन के बाद परीक्षा की तिथि तय कर दी जाएगी। ऐसे में अब यह परीक्षा जनवरी महीने के लास्ट या फिर फरवरी की शुरुआत में हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछले दिनों ग्रुप D के विभिन्न पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे। फिलहाल इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के माध्यम से भर्ती किए गए कॉमन कैडर के ग्रुप D कर्मचारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिखा गया है। लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि विभाग की तरफ से ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है जिन्होंने संबंधित मंडल आयुक्त कार्यालय या उपायुक्त पंचकुला के कार्यालय में पहले से ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मानव संसाधन विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें कहा गया है कि विभागों को आवंटित ग्रुप D कर्मचारियों की जिलेवार सूची अगले हफ्ते ईमेल के जरिए संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाएगी। फील्ड कार्यालयों के मुखियाओं को निर्देश दिया जाए कि वे इन कर्मचारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी ग्रहण की अनुमति प्रदान करें। बाद में सक्षम प्राधिकारी की तरफ से संबंधित जिलों के अंदर विशेष कार्यालयों के बारे में विशिष्ट आदेश जारी किए जाएं। विभागों की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और चरित्र सत्यापन उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही पूरा हो चुका हो। पूरी पारदर्शिता के साथ कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो अधिकारी इस काम में लापरवाही करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। यदि आप भी सरकारी योजनाओं के लाभ को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आप सरकारी योजना को लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार आपके द्वारा बताई गई इनकम पर विचार नहीं करती है, बल्कि आपकी इनकम को जांचा जाता है। जब से परिवार पहचान पत्र से BPL लिस्ट जारी हुई है तब से बहुत से परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने फैमिली आईडी के जरिए BPL लिस्ट जारी करते हुए बहुत से परिवारों के राशन कार्ड काट दिए हैं। जिन परिवारों के राशन कार्ड कट चुके हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से उनके राशन कार्ड काटे गए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल पर नए ऑप्शन को जारी किया है, जिसके जरिए आप फैमिली आईडी में देख पाएंगे कि आपकी कितनी इनकम वेरीफाई हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बताया कि इफ्को चौक पर बना पैदल सबवे जल्द ही लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 6 साल से यह सबवे बंद होने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। अब सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खोलने का फैसला लिया गया है। NHAI के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सबवे में सफाई और मेंटेनेंस का काम बाकी है। लंबे समय से बंद होने के कारण यह जर्जर हालत में पहुंच चुका है। बारिश के दौरान जल भराव के चलते इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब इसे आने वाले 2 से 3 दिन में लोगों के लिए आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इफ्को चौक पर चारों ओर से ट्रैफिक आवागमन होने के चलते लोगों को सड़क पार करने में काफी समय लगता है। यहीं से दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए ट्रैफिक भी निकलता है। पीक आवर्स के दौरान यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही सड़क पार करने वालों की वजह से भी जाम और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सबवे खुलने से लोगों को राहत मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने PF खाता धारकों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें कि नौकरी पेशा लोगों को PF का पैसा निकालने के लिए कई तरह के झंझटों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आप आसानी से ATM के जरिए अपने PF का पैसा निकाल पाएंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस सुविधा से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। साल 2025 से यानी 1 महीने के बाद कर्मचारी अपने PF से ATM के द्वारा पैसा निकाल पाएंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि 2025 की शुरुआत से PF खाता धारक अपने PF की रकम सीधे ATM से निकाल सकेंगे। यह कदम
कदम देश की बड़ी वर्कफोर्स को बेहतर सेवा देने और प्रक्रिया को सरल यानी आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि हम पीएफ क्लेम्स को तेजी से निपटा रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को और भी सरल बना रहे हैं। अब पीएफ निकासी के लिए कम से कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और सब्सक्राइबर्स अपने क्लेम का पैसा एटीएम के जरिए ही निकाल सकेंगे। यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि एटीएम से निकासी केवल उन मामलों में होगी जहाँ कर्मचारी ने आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया हो। वर्तमान में कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर उमंग ऐप के जरिए क्लेम सबमिट किया जाता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की 16 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन यानी CLU की अनुमति अब 60 दिनों में दी जाएगी। इसके अलावा प्राधिकरणों द्वारा पहले से ही जिन जगहों को CLU को परमिशन दी जा चुकी है उन्हें बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी हुई परमिशन 90 दिनों में दी जाएगी। बिना किसी आपराधिक मामलों में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 60 दिन और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किया जाएगा। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन 12 दिनों में प्रदान कर दिए जाएंगे, तो वहीं जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में ही जारी कर दिए जाएंगे, जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्या का 3 दिन के भीतर समाधान कर दिया जाएगा। मुख्य सीवर लाइन के मेन होल पर ब्लॉकेज या फिर ओवरफ्लो को 7 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। साथ ही छोटी मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली 3 दिनों में कर दी जाएगी। पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल 3 दिन में जारी किया जाएगा। बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे और संबंधित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। साथ ही ईंट भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। दूसरे फेज के दिल्ली आंदोलन के तहत किसानों का विरोध प्रदर्शन 305वें दिन में जारी है। किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन और अधिक प्रबल होता जा रहा है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दी कि आमरण अनशन 7 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। सरवण सिंह पंधेर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हमें सरकार से बातचीत करने की मंशा का कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान एकत्र हुए हैं और उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया है। वहीं किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बिजली दरों में कटौती, कर्ज माफी और अन्य लंबित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भी लिखा है। कहा कि 17 दिन से किसानों की मांग को लेकर वह अनशन पर हैं। उनकी हालत के बारे में सूचित कर दिया गया होगा। अगर उन्हें कुछ होता है या फिर सरकार की शंभू खनौरी बॉर्डर पर फोर्स की कार्रवाई में कोई जानमाल का नुकसान होता है तो केंद्र जिम्मेदार होगा। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं। 1 दिसंबर से हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं, जिससे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि रजिस्ट्री की लागत बढ़ गई है। यह आदेश राज्य के रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जिलों में नए कलेक्टर रेट के अनुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए रेट में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर जमीन की खरीद फरोख्त पर पड़ेगा। नए कलेक्टर रेट के तहत अधिकतर जिलों में 10 से 20% तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ पोस्ट इलाकों में रेट 30% तक भी बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर जींद जिले के अमरहेड़ी क्षेत्र में खेती की भूमि का कलेक्टर रेट 1 करोड़ प्रति एकड़ के पार चला गया है, जो पहले करीब 95 लाख प्रति एकड़ था। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है। फरीदाबाद के कई क्षेत्रों जैसे बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद और सेक्टर 14, 19, 17, 58 में 10 से लेकर 20% तक रेट बढ़ाए गए हैं। तो वहीं गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 56, 57 और साउथर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जैसे पोश इलाकों में कलेक्टर रेट में 30% तक की वृद्धि देखी गई है। ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ गाँव अमीरपुर में कृषि योग्य भूमि के कलेक्टर रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि भूमि जिसका पहले 45 लाख रुपए प्रति एकड़ भाव था, उसका रेट बढ़कर अब 49 लाख रुपए प्रति एकड़ हो गया है। रिहायशी क्षेत्र में कलेक्टर रेट 6,200 रुपए वर्ग गज से बढ़कर 6,820 रुपए वर्ग गज हो गया है। वाणिज्यिक रेट की बात करें तो यह 13,400 रुपए वर्ग गज से बढ़कर 14,740 रुपए वर्ग गज हो गया है। इस रेट से कम पर अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। हरियाणा के एनसीआर में शामिल रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत और करनाल में भी जमीन के कलेक्टर रेट काफी बढ़ गए हैं। बढ़े हुए कलेक्टर रेट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब तक नए रेट तय नहीं होते हैं तब तक इन्हीं पुराने रेट पर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्रियां होती रहेंगी।
हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा के लोगों के लिए बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के इस निर्देश के बाद अब आमजन को भरपूर लाभ मिलने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए सभी गाँव की सोलर मैपिंग करने का निर्देश जारी कर दिया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। मंत्री के अनुसार इससे बिजली की खपत भी कम होगी। इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अनिल विज ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अधिभार की छूट और बकाया राशि को किस्तों में लेने की प्रणाली को भी लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उन्होंने उन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर और कंडक्टरों के तत्काल उन्नयन का आदेश दिया है जहां इसकी आवश्यकता है। बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सशस्त्र केबलों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। टेक कंपनी वीवो ने भारतीय मार्केट में X200 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसमें 2 स्मार्टफोन X200 और X200 प्रो पेश किया है। सीरीज के टॉप वेरिएंट X200 प्रो में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जिसे कंपनी ने जर्मन ऑप्टिकस ब्रांड जीस के साथ डेवलप किया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला 200 मेगापिक्सल जीस APO टेलीफोटो कैमरा होगा। दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर दी गई है, जो कि लेटेस्ट फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 15 पर रन करता है। इसके अलावा इसमें एडवांस Vivo V3 Plus इमेजिंग प्रोसेसर भी कंपनी ने दिया है। Vivo ने सीरीज के बेस वेरिएंट X200 को 2 स्टोरेज वेरिएंट 12GB प्लस 256GB और 16GB प्लस 512GB में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 65,999 रुपए है, तो वहीं इसके टॉप वेरिएंट X200 Pro को कंपनी ने एक ही स्टोरेज यानी 12GB रैम प्लस 256GB के साथ पेश किया है, जिसकी कीमत 94,999 रुपए रखी गई है। Vivo X200 Pro में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए 90 वाट वायर्ड और 30 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कंपनी दे सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 236 अंक की गिरावट के साथ 81,289 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 93 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,548 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में 35 में गिरावट रही। एनर्जी, FMCG और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं IT और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 471 रुपए बढ़कर 78,147 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी भी 600 रुपए बढ़कर 93,300 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 79,620 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।